फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के कुछ पार्ट पढ़े थे और ये भी जाना था कि कौन सी चार्जेबल सेक्शन है और कौन सी हमारी चार्जेबल सेक्शन में इनकम एक्सपेंडिचर की किस किस उसमें अलाउड होती है। हमने 56 के अंदर कुछ टर्म्स पढ़ ली थी कि कौन से हम कैसे ट्रीट करते हैं कुछ टर्म्स को। आज हम पढ़ेंगे कि और जो बची हुई रेस्ट ऑफ द टर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हमने किसके किसके बारे में पढ़ लिया था लास्ट टाइम? हमने कैजुअल इनकम के बारे में पढ़ा था, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में पढ़ा था कि कैसे टैक्स ट्रीटमेंट देते हैं अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, रेम्यूनरेशन के बारे में, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एंड बैंक इंटरेस्ट और डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट इसकी लेते हैं फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन का मतलब क्या है और फैमिली पेंशन को कैसे टैक्स ट्रीटमेंट देते हैं। फैमिली पेंशन में जो एक व्यक्ति है, मतलब फैमिली पेंशन कब मिलेगी? जब एक एम्प्लॉय की डेथ हो जाएगी, यानी कोई एक एसएससी की डेथ हो जाती है और उसके बदले में उसकी फैमिली को यानी उसकी वाइफ को पैसे मिलते हैं। तो उसमें क्या करता है गवर्नमेंट? ये कहती है कि पूरा का पूरा पैसा जो लीगल हायर को पैसा मिलेगा उस एसएससी की डेथ होने पर, जो लीगल हायर को यानी उसकी वाइफ को जो पैसा मिलता है वो पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसको टैक्सेबल कर देते हैं। लेकिन थोड़ा सा एग्जेम्पशन उसे दिया जाता है। क्या एग्जेम्पशन है? वो क्या कहते हैं कि 15,000 रुपए जो भी है, 15,000 रुपए या 1/3 ऑफ द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो एक्चुअल अमाउंट उसे एट द डेथ ऑन द डेथ ऑफ द एसएससी मिला है उसकी वाइफ को, तो वो उस एक्चुअल अमाउंट का 1/3 पोर्शन या 15,000 रुपए, इनमें से जो लेस होगा वो उतनी एग्जेम्पशन उसे मिल जाएगी। बहुत थोड़ी एग्जेम्पशन है, 15,000 रुपए नॉर्मली होता है, ज्यादातर बहुत ही गरीब वगैरह हो, मजदूर वगैरह, आजकल 15,000 का कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन ज्यादातर देखा गया 15,000 लेस अमाउंट होता है और वही डिडक्शन मिल पाती है। लेकिन तब भी हमें रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है और रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है कि 15,000 रुपए या 1/3 ऑफ द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्टेड, यानी कि वही जो कम होगा इन दोनों में से उतना अमाउंट की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, तो टैक्सेबल फिर कितना हो जाएगा? टैक्सेबल एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट। एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव हुआ है उसमें से हम एग्जेम्प्टेड अमाउंट को माइनस करके तब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसे दिखाएंगे। ठीक है, दूसरा आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन मैंने कंपलसरी क्यों लिखा है यहाँ पर? कंपनसेशन का मतलब है कि जो भी, ये कंपनसेशन उस समय की बात है जब गवर्नमेंट किसी, सपोज किसी बिल्डिंग को, किसी लैंड को एक्वायर कर लेती है, कंपलसरी एक्वायर कर लेती है, उसे अपना कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है, तो उसके अगर किसी कारण से कंपलसरी एक्वायर बाय द गवर्नमेंट किसी लैंड वगैरह को, बिल्डिंग वगैरह को कर लिया जाता है, तो ऐसे समय में वो कुछ ना कुछ जो पैसे होते हैं कंपनसेशन के वो उस एसएससी को देती है। यानी कि लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पर, जो एसएससी को जो पैसा मिलता है वो नॉर्मली हम कहाँ पर यूज करते थे? कैपिटल गेन में उसको ट्रीट करते थे। लेकिन यहाँ पर हम इंटरेस्ट को शो करेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट को देखेंगे। यानी कि मान लीजिए उसने कुछ पैसे उसे दिए, यानी कि 5 लाख रुपए सपोज उसे दिए और 5 लाख रुपए का बात हो जाती है और वो कहता है कि ठीक है एसएससी को हम, यानी कि आपको ए को मैं 5 लाख रुपए गवर्नमेंट कहती है दूंगे इस एक बिल्डिंग को या इस लैंड को एक्वायर करने पर। अब वो 5 लाख रुपए तुरंत तो देगी नहीं, अगर मान लीजिए 3 साल बाद देती है तो 3 साल बाद देती तो वो विद इंटरेस्ट देगी। तो उस इनकम पर उसे जो इंटरेस्ट मिलेगा, समझ में आ रहा है? उस इनकम पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखेंगे। लेकिन इसका थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जरूरी नहीं है कि वो 5 लाख के 5 लाख पूरे वो एक साथ दे दे। गवर्नमेंट कभी क्या करती है, 3 लाख एक बार 2 साल बाद दिए, फिर दो जो बचे हुए 2 लाख हैं वो बाद में फिर उसने 2 साल बाद फिर 2 लाख रुपए दिए, इस तरीके से देगी। तो क्या होगा, 3 लाख पर भी उसे जो 3 साल का 2 साल बाद दिए हैं 3 लाख रुपए, तो उसका इंटरेस्ट देगी और फिर जो नेक्स्ट अमाउंट फिर उसने जो कुछ साल बाद फिर उसे जो 2 लाख बचे हुए दिए उस पर फिर उसे इंटरेस्ट उसे पूरा मिलेगा जब ये एग्रीमेंट होगा उस डेट से लेकर के। तो यानी कि एक लैंड पर यानी एक एक्वायरमेंट पर उसे 2 इंटरेस्ट मिले। अब उस दोनों इंटरेस्ट
वो जोड़ करके टोटल इंटरेस्ट जो होगा उस टोटल इंटरेस्ट पर उसे उस एसएचजी को 50% की एग्जम्पशन मिलेगी। समझ में आ रहा है कि यानी कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट बाय द लेट पेमेंट का मतलब क्या है कि उस समय जब एग्रीमेंट हुआ उस समय उससे पैसे नहीं दिए, बाकी कुछ दिनों बाद उसे कुछ पैसे दिए, कुछ पैसे फिर और दिनों बाद दिए। तो इस तरीके से जो उस एग्रीमेंट के जो टोटल पैसा था उसको पूरा जोड़ करके जो इंटरेस्ट उसे मिलेगा उस इंटरेस्ट को टोटल इंटरेस्ट को उसे 50% का एग्जम्पशन लेने का वो हकदार होगा। समझ में आया कंपनसेशन कैसे 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 ट्रीट करेंगे, इसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा। अब आता है आपका गिफ्ट। गिफ्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहेंगे, मोर भी नहीं कह सकते, मोस्ट कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है इसकी कैपिटल गेन की, और इसको इंटरेस्टिंग टर्म भी है, इसको अच्छे से समझना भी बहुत जरूरी है। यहाँ गिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट को हम हर तरीके से गिफ्ट दे सकते हैं, कैश में दे सकते हैं एंड काइंड में दे सकते हैं। कैश क्या मतलब पैसे में, यानी कि, और काइंड का मतलब है कि सपोज एक लैंड उठा कर दे दी, कोई अपने घर की कोई ऐसी जो चीज है जिसको हमने एज अ गिफ्ट दे दिया है ना, तो जो बहुत प्रीशियस है, जो हमारे लिए हम सोचते हैं इसको गिफ्ट में दे सकते हैं। तो इन काइंड का मतलब वो है कि यानी कि किसी और कैश के अलावा किसी और फॉर्म में अगर गिफ्ट दिया है तो उसको हम टैक्सेबल कहाँ होगा, अंडर हेड आईएफएस यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि ये गिफ्ट जो है एसएससी मस्ट बी इंडिविजुअल और एचयूएफ होना चाहिए, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होनी चाहिए या इंडिविजुअल होना चाहिए, तभी उसके गिफ्ट को कंसीडर किया जाएगा कि एज अ गिफ्ट माना जाएगा और उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में गिफ्ट कैन बी एनी फॉर्म, ये मैंने बता दिया। गिफ्ट में कैसे फॉर्म में हो सकता है, कैश में, मूवेबल में और इमूवेबल में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ट्रीटमेंट कैसे देंगे हम गिफ्ट को, अब आगे पढ़िए कि ट्रीटमेंट देने के लिए हम सबसे पहले ये ध्यान में रखते हैं कि अगर कैश 50,000 तक दिया गया है, यानी कैश में गिफ्ट अगर जो दिया है वो 50,000 तक दिया है, 50,000 से 1 रुपया भी कम नहीं हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 50 या 50,000 से कम है तब तो वो टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, अगर वो टैक्सेबल 50,000 से 1 रुपया भी ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 50,001 रुपीज आपका टैक्सेबल हो जाएगा। यानी कि 50,000 रुपए से अगर 1 रुपया भी, 10 रुपए भी, 100 रुपए भी ज्यादा दे गए हैं तो वो पूरा जो पिछला 50,000 रुपए है वो प्लस 100 रुपए वो सब मिल करके पूरा टैक्सेबल माना जाएगा। अगर 50,000 रुपए से कम दिया है या 50,000 रुपए तक दिया है तो वो टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, सबसे मोटी सी बात समझ लीजिए। फिर आपका आता है मूवेबल। मूवेबल मतलब क्या हुआ, इसमें मूवेबल में उन्होंने कुछ आइटम्स दिए, आपने देखा होगा कैपिटल गेन के समय कुछ आइटम्स थे, वो पैडजॉस के नाम से मैंने पढ़ाया था, पेंटिंग है, ज्वेलरी है ना, और ड्राइंग है, पैडजॉस मैंने नाम दिया था, पेंटिंग, आर्ट और आपका ड्राइंग है ना, जे फॉर ज्वेलरी, जॉस आर्ट ऑफ गैलरी था, और आपका एस फॉर स्कल्पचर वगैरह था। तो इस तरीके से ये आप ध्यान में रखें। इसके अलावा एक बुलियन सिक्योरिटी, इनको भी, इनमें इन्होंने इसको मूवेबल एसेट्स में माना है इसको। हाँ, इसको अगर इसमें ड्राइंग अगर कोई बनी हुई है वो गिफ्ट में दे देते हैं, ज्वेलरी को गिफ्ट में दे देते हैं, तो इस तरीके के आइटम को मूवेबल गिफ्ट माना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके के गिफ्ट अगर दिए जाते हैं तो उसको भी हम एक तरह से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करेंगे, मानेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, वो क्या कह रहे हैं कि वेयर एनी सम ऑफ मनी एक्सीडिंग ₹50,000। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है गिफ्ट में कि अगर ये जो गिफ्ट है ये 50,000 रुपए से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। मान लीजिए सपोज ज्वेलरी किसी को दी, ज्वेलरी की जो मार्केट वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू है, वो 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वेयर एनी सम ऑफ मनी एक्सीडिंग ₹50,000 गिफ्ट इन कैश और चेक और draft in aggregate in any previous year is received by an individual or HUF with any consideration, the sum shall be deemed to be the income of the recipient। वो ये कहता है कि पूरे साल में अगर, यहाँ पर वो कह रहा है कि मान लीजिए एक बार ज्वेलरी दी 30,000 की, फिर दूसरी बार ज्वेलरी दी 50,000 की, फिर तीसरी बार ज्वेलरी दी 60,000 की, इस तरीके से मतलब
4-5 बार गिफ्ट दे देता है किसी ना किसी फॉर्म में, और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, तो हम क्या करेंगे कि टोटल वैल्यू को देखेंगे। टोटल वैल्यू अगर 50,000 रुपए से ज्यादा हो रही है तो उस पर तब हम टैक्सेबल उसे मानेंगे पूरा पूरा। अगर वो 50,000 रुपए से कम है तो क्या है, तब हम उसकी टैक्सेबल वैल्यू को नहीं मानेंगे, मतलब वो टैक्स फ्री रहेगा। यानी कि मान लीजिए गिफ्ट हमने 30,000 का, एक बार 5,000 की कुछ ऑर्नामेंट दे दिए, एक बार हमने 6,000 की कोई ड्राइंग पेंटिंग थी वो दे दी। इस तरह से हमारा केवल कोई टोटल मिला के 11,000 रुपए हमने गिफ्ट दिए, तो वो हमारे टैक्सेबल नहीं होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 50,000 रुपए के 2 बार या 3 बार हमने, एक बार 25 दिया, एक बार 23 दिया, एक बार 50 दिया, तो इस तरीके से हमारे गिफ्ट क्या हुआ, 50,000 से ज्यादा के हो गए। तो यहाँ पर जो टैक्स, ये जो गिफ्ट है, यानी कि इन टोटल एग्रीगेट पर हम देखते हैं। यहाँ पर एग्रीगेट का मतलब क्या है, एग्रीगेट का मतलब यही है कि इन टोटल प्रीवियस ईयर में इन टोटल कितनी बार गिफ्ट दिया गया है, और वो कितनी बार गिफ्ट जो है वो 50,000 रुपए से ज्यादा का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको हम देखते हैं। यानी कि एक ही बार के गिफ्ट को देख लिया और अगली बार के गिफ्ट को नहीं देखा। एग्रीगेट टोटल हम निकालते हैं, और टोटल में अगर वो 50,000 से ज्यादा का है तब वो टैक्सेबल हो जाएगा पूरा का पूरा। अगर वो 50,000 रुपए से कम का है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। समझ में आया। फिर आपका ऐसे ही इमूवेबल में है। इमूवेबल में क्या चीज कह रहे हो कि एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट एनी कंसिडरेशन इज रिसीव्ड, कह रहा है, एंड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्सीड ₹50,000, द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द रिसीट। समझ में आ रहा है। वो ये कह रहा है कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, सपोज एक बिल्डिंग है ना, एक मकान है, हाउस प्रॉपर्टी है, उसको सिंपल बिना किसी कंसिडरेशन के अगर किसी को दे दिया जाता है ना, अगर किसी को दे दिया जाए, यहाँ पे दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाली कैश वाली, मतलब ये इमूवेबल वाले के लिए भी और इमूवेबल दोनों के लिए इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि दो तरीके से हम टैक्स ट्रीटमेंट करते समय देखते हैं इसको। क्या है कि एक तो ये कि हमने एग्रीगेट देख लिया कि एग्रीगेट कितना हो रहा है। एग्रीगेट अगर 50,000 से ज्यादा है तो हम टैक्सेबल कर देंगे, अदरवाइज नॉन टैक्सेबल रहेगा, है ना। लेकिन ऐसे ही इमूवेबल के लिए भी है कि इमूवेबल में अगर वो विदाउट एनी कंसिडरेशन एज अ गिफ्ट किसी को दिया जाता है तो उसमें हम 50,000 रुपए से अगर ज्यादा का गिफ्ट दिया जा रहा है, 50,000 उसकी मार्केट वैल्यू देखेंगे उस बिल्डिंग की क्या है, 50,000 रुपए से ज्यादा की है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है, कंसिडरेशन में। लेकिन टैक्सेबल क्या के लिए हम क्या देखेंगे, इसकी उस जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि उस मकान की, सपोज हम मकान ले लेते हैं, मकान की जो स्टैम्प ड्यूटी है वो कितनी है। अगर स्टैम्प ड्यूटी 50,000 रुपए से ज्यादा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, 50,000 रुपए से ज्यादा है उसकी मार्केट स्टैम्प ड्यूटी, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो 50,000 रुपए जो है पूरे टैक्सेबल, यानी जो उसकी वैल्यू है दी गई है वो पूरी की पूरी वैल्यू आपकी टैक्सेबल मान ली जाएगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन वो ये कहते हैं कि मान लो 3 लाख की चीज किसी व्यक्ति ने 1 लाख में ही खरीद दी। उसने सोचा मैंने कंसिडरेशन तो किया है, एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि अगर विदाउट कंसिडरेशन किया जाए तो हम उसे एज ए गिफ्ट कंसीडर करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट ये कहती है कि इनकम टैक्स आईटी डिपार्टमेंट ये कहता है कि मान लो अगर कोई व्यक्ति किसी 3 लाख की चीज को सिर्फ 1 लाख में ही दे करके खरीद लेता है, कहता है मैंने तो परचेज करी, तब भी वो कहते हैं नहीं, हम तो इसको टैक्सेबल मानेंगे उस रेट से कि हम पहले उसकी मार्केट वैल्यू, वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखेंगे। अगर उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो जो आपने डिफरेंस दिया है उस डिफरेंस को माइनस करके, मान लो 3 लाख वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी में आती है और आपने सिर्फ 1 लाख रुपए दिए हैं, तो 3 लाख माइनस 1 लाख, तो यानी कि 2 लाख जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। समझ में आ रहा है। यही सेम ट्रीटमेंट आपका इमूवेबल चीज के लिए भी है कि सपोज ऑर्नामेंट किसी ने 50,000 के ऑर्नामेंट 20,000 में ही खरीद लेता है, तो बाकी का जो, और पूरे साल में 50,000 यानी 60,000 के ऑर्नामेंट्स, और 50,000 तो टैक्सेबल फ्री है, तब तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई 60,000 के ऑर्नामेंट वो 20,000 में खरीद लेता है तो बाकी का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, यानी डिफरेंस जो है 60,000 माइनस 20,000 यानी कि 40,000 क्या होगा, वो टैक्सेबल होगा।
समझ में आ रहा है ये सारी चीजें? तो ये चीजें आपकी इस तरीके से टैक्सेबल में ध्यान में रखनी है। एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन एंड द फेयर मार्केट वैल्यू। यहाँ पर हम इमूवेबल अगर प्रॉपर्टी होती है तो हम उसके में क्या कंसीडर करते हैं? स्टैम्प ड्यूटी। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो हम उसके लिए क्या कंसीडर करेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, इसमें विच एक्सीड्स ₹50,000 द होल ऑफ द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? यानी कि मैंने अभी समझाया आपको कि अगर वो कोई भी 60,000 का सामान 20,000 रुपए में कोई ज्वेलरी खरीद लेता है एक व्यक्ति, और वो कहता है मैंने तो खरीद लिया है, खरीद के लिए, इसमें हम क्यों दे, किसी ने गिफ्ट तो दिया नहीं है, लेकिन तब भी गवर्नमेंट ये कहती है कि आपने 60,000 की चीज 20,000 में खरीदी है जबकि इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 60,000 रुपए है। तो क्या हुआ कि 60,000 माइनस 20,000 यानी 40,000 पर आपको टैक्स देना होगा। ठीक है, any movable property is received from the consideration which is less than aggregate fair market value of the property by an amount exceeding ₹50,000। समझ में आया? एंड देन द डिफरेंस बिटवीन, यही वाली चीज आ गई कि डिफरेंस को हम फिर मार्केट वैल्यू एंड द कंसिडरेशन इज चार्जेबल टू टैक्स। जितना भी डिफरेंस होगा मार्केट वैल्यू में और जो उसने दी है, उस दोनों में जो डिफरेंस होगा उसके वो चार्जेबल होगा अंडर दिस हेड, यानी कि IFS। ठीक है, in the following situations any sum of money or property received shall be exempt from tax। लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहां पर हम इस चीज को कंसीडर नहीं करते हैं। वो कौन सी कंडीशंस है? उन्होंने कहा कि अगर ये गिफ्ट मैरिज में पाया गया ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ इंडिविजुअल, अगर मैरिज में पाया गया है गिफ्ट, किसी रिलेटिव ने दिया है ना, रिसीव्ड अंडर अ विल एनी टाइम्स, या विल के रूप में मिला हो, वसीयत हैसियत के रूप में मिला हो, कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर, अगर किसी व्यक्ति, कंटेम्पलेशन ऑफ द डेथ का मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति ये कह देता है कि पहले से ही ये एक लिखित में देता है कि ठीक है कि अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरा ये मकान इसका हो जाएगा, इस तरीके से अगर कंटेम्पलेशन लगा करके कोई चीज किसी को, और उस व्यक्ति की डेथ हो जाती तो उसके बदले में अगर उसे वो चीज मिली होगी तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। समझ में आया कंटेम्पलेशन? यहाँ यानी कि एक व्यक्ति पहले ही ये लिख देता, अगर मैं हूं, मैं ये लिख दूं मेरा मकान जो है मेरे मरने के, अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरा मकान इसको मिल जाए, बी को मिल जाए, सपोज कोई भी है उसको मिल जाए, तो यहाँ मैं उसका नाम मेंशन करती हूँ। अगर उस व्यक्ति को वो मकान मेरी डेथ हो जाती है और उसको वो मकान मिल जाता है तो वो एज अ गिफ्ट कंसीडर कर लिया जाएगा और ये मान लिया जाएगा कि उसको मतलब उस पर टैक्स नहीं देना है। ठीक है, रिसीट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी से अगर कोई रिसीविंग हुई है तो भी वो टैक्सेबल नहीं होगी। फ्रॉम एनी फंड, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, एनी ट्रस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन जो हमारी किस में आती है? अंडर सेक्शन 23 10 सब सेक्शन 23C, इसके अंदर जो भी इंस्टीट्यूशंस आती हैं उनके द्वारा दिया गया कोई भी गिफ्ट, अवार्ड वगैरह वो गिफ्ट की तरह मतलब ट्रीट करा जाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। फ्रॉम एनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड अंडर 12AA, आप ये 12AA देखेंगे, 12AA में जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट हैं, अगर वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो है उनके द्वारा अगर कोई चीज मिलती है तो वो भी जो है टैक्स फ्री होगी, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं आएगी और वो भी एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखना क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी क्लू आ सकता है। ठीक है, आपका लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये तो आप एक एक वर्ड में समझ गए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझना है कि फ्रॉम रिलेटिव, अगर किसी रिलेटिव से मिला हुआ है, शादी में मिल गया है, किसी से भी मिला है, वो आपका फ्री ऑफ टैक्स है। लेकिन अगर आपको रिलेटिव से मिला तो रिलेटिव की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि हम रिलेटिव में किसको किसको मानेंगे। समझ में आ रहा है? रिलेटिव में हमारी बहुत बड़ी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में हम सबसे बड़ी चीज ये मानते हैं कि एसएससी की वाइफ। ठीक है, यहाँ पे आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। देखिए रिलेटिव मींस एग्जांपल क्या है? टैक्स पेयर जो एसएससी है इज मिस्टर ए है, सपोज उसका स्पाउस है ना, उसकी स्पाउस के भी जो उसका स्पाउस के मतलब मिसेस के जो भाई बहन है वो, मिस्टर ए के जो भाई बहन है वो,
और मिस्टर ए के और ए और मिसेस ए की जो बच्चे हैं, सिस्टर मतलब उनके जो किड्स हैं, सन है डॉटर, वो है ना, फिर उसका डिसेंडेंट जिसे कहेंगे और असेंडेंट, उनके ऊपर जो भी ऊपर उनके परदादा दादा इस तरीके से जो उनसे रिलेटेड होगा वो सारे फ्रॉम रिलेटिव्स में आएंगे। इस टेबल को अच्छी तरीके से देखिए तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी गिफ्ट के मामले में आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके का गिफ्ट है, किस तरीके से लिया जा रहा है, वो चीजें क्वेश्चन करते समय ध्यान में रखना। अब आता है डिविडेंड। डिविडेंड को बहुत ध्यान में, डिविडेंड का अक्सर क्वेश्चन में आता है। तो अगर डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला है किसी एसएससी को, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, लेकिन अगर टैक्सेबल डिविडेंड कौन सा है, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, अगर फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला है तो वो टैक्सेबल है। ये शॉर्ट में एक टर्म है, वैसे डिविडेंड का बहुत बड़ा टॉपिक है, डिविडेंड किसने तरीके से होता है, क्यों हम टैक्सेबल करते हैं, सब आपका बुक में लिखा हुआ, लेकिन मैं एक मोटा मोटी तौर पे आपको बता दे रही हूँ कि डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी अगर इंडियन कंपनी से मिला है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड मान लिया जाएगा। टैक्सेबल डिविडेंड, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, अगर फॉरेन कंपनी से मिला है तो उसको टैक्सेबल कर देंगे। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी से के उसमें आपने कुछ शेयर्स खरीद रखे हैं या उसके शेयर होल्डर हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी के उससे डिविडेंड मिला है तो वो भी टैक्सेबल होगा। लेकिन यहाँ पर हम इंडियन कंपनी का एक चीज ये जो है इससे रिलेटेड है, जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, वो क्या कह रहा है कि डिविडेंड फॉर इंडियन कंपनी इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड। फुल्ली एग्जेम्प्टेड तो है, लेकिन सेक्शन 115 BBDAA हमें क्या कहती है, हमें ये कहती है कि हम ये मान के चलते हैं कि जो कंपनी है उसने पहले ही डिविडेंड पे टैक्स काट दिया है, कॉर्पोरेट जो टैक्स है वो पहले ही उसने डिविडेंड में, डिविडेंड जब एसएससी को दिया तो उसने टैक्स काट के दिया। लेकिन यहाँ पर वो कहती है कि 115 BBDAA जो है वो ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति का डिविडेंड 10 लाख से ऊपर है, किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ को अगर इसलिए इससे 10 लाख से ऊपर का डिविडेंड मिलता है, मोर देन 10 लाख से ना अगर डिविडेंड मिलता है, तो उसे फिर भी टैक्स चुकाना होगा 10%। 10% का टैक्स उस पर लगेगा। वैसे इंडियन कंपनी का फ्री है, मतलब टैक्स फ्री है वो, यानी लेकिन अगर उसका टैक्स 10 लाख से ज्यादा का आ रहा है तो उसे 10% टैक्स और भी चुकाना होगा। तो इस तरीके से आपने पढ़ा कि किस डिविडेंड का ट्रीटमेंट इन शॉर्ट हम कैसे मोटी तौर पर देख सकते हैं। रेंटल इनकम फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी, इसको भी ध्यान से देखिएगा। रेंटल इनकम में क्या होता है कि इफ वन प्लांट, इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमने ये पीजीबीपी में भी पढ़ा था कि अगर वो रेंट पे उठा रहा है तो हम उसको पीजीबीपी में ही कर लेंगे, लेकिन हम इसको कैसे इसको अलग अलग समझेंगे कि कब हम पीजीबीपी मानेंगे और कब हम कहेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। तो यहाँ पर हम ये ध्यान रखते हैं कि अगर एक व्यक्ति यानी एक इंडिविजुअल अगर बहुत सारी प्लांट्स एंड मशीनरी को खरीद करके उसको लेट आउट कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों को दे रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि उसका वो काम ही है और वो इनकम, ये इनकम जो इसकी उससे आएगी रेंट से, तो वो रेंट की इनकम ये मान के चलते हैं पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी, उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं लेंगे। लेकिन अगर एक प्लांट है, एक मशीनरी है, वो कभी कभार पूरे साल कहीं 10 साल से उसके पास रखी हुई है, एक साल उसने कहीं किराए पर लेट आउट कर दिया और उससे होने वाली इनकम अगर उसे हुई है तो वो अंडर हेड आईएफएस आएगी, यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसको टैक्सेबल करेंगे। समझ में आया कि रेंटल इनकम फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी को कब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में करेंगे, जब हमारी एक कोई प्लांट एंड मशीनरी है और वो बहुत मतलब कभी कभार कहीं इसने एक साल में, कहीं साल भर में, कहीं उसने 10 साल या 4-5 साल में कहीं एक बार उसने उसको लेट आउट करा है, मतलब उसका बिजनेस नहीं है ये कि लेट आउट करना अपनी प्लांट को, मशीनरी को, वो बहुत सारी बिजनेस उसी तरीके की मशीन, उसकी तरीके फर्नीचर वो अपने पास नहीं रखता, सिर्फ वो जो अपना वो है क्या कहते हैं एक मशीनरी उसके पास पड़ी थी बहुत दिनों से और उसने कुछ सरकमस्टांसेस में उसे लेट आउट कर दिया, तो इस तरीके से अगर उसे इनकम होती है उसके लेट आउट से, तो वो इनकम सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी।
अगर सेग्रीगेशन इम्पॉसिबल है, यानी ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम इसको पीजी मतलब बहुत सारी वो है होल इनकम, माने बहुत सारी अगर फर्नीचर है, मशीनरी है, इन सबको लेट आउट किया और ये सेग्रीगेशन नहीं हो पा रहा है कि हम कैसे करें इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में माने, या हम इसको लेट आउट करें, लेट आउट मान करके इसको ये सोचे कि बिजनेस है और इसको हम पीजीबीपी में कर ले। अगर ऐसा सेग्रीगेशन नहीं हो पा रहा है या दो तरीके से वो काम कर रहा है और ये सेग्रीगेट नहीं हो पा रहा कि कितनी इनकम हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माने और कितनी इनकम हम पीजीबीपी माने या किसी अदर हेड में माने, तो तब उस केस में क्या होता है कि होल इनकम जो है, जो लेट आउट होने पर उस पर्टिकुलर जो मशीनरी है, फर्नीचर है, उसको लेट आउट करने पर जो होल इनकम मिली है वो सारी की सारी आईएफएस में टैक्सेबल मान ली जाएगी। समझ में आ रहा है कि किस तरीके से रेंटल इनकम, मशीनरी वगैरह को हम टैक्सेबल करेंगे। उसके बाद आपके कुछ हेड रहते हैं जो मैं बताती हूँ, ऐसे ही आज का आपका आ जाएगा टैक्स ट्रीटमेंट में। आपका रेंटल इनकम आ गई, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। सबलेटिंग आपने पीजीबीपी में जब करते करा होगा तब भी पढ़ा था। सबलेटिंग का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति ने किसी को किराए पर दिया और फिर उस व्यक्ति ने फिर तीसरे व्यक्ति को किराए पर दे दिया। तो यहाँ पर जो होने वाली इनकम है, सबलेटिंग वाली इनकम है, वो इनकम जो है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी, ना कि आपकी पीजीबीपी में आएगी। समझ में आ रहा है सबलेटिंग का मतलब। फिर है रेम्युनरेशन रिसीव्ड एज एग्जामिनर। अगर कोई पढ़ा रहा है, प्रोफेसर है या लेक्चरर है, ये किसी भी तरीके एग्जामिनर बन करके जाता है और उसे जो एज ए रेम्युनरेशन मिलता है, उसे इसमें ये चीज ध्यान में रखनी कि अदर देन एम्प्लॉयर, यानी कि जिस संस्था में वो काम कर रहा है उसको छोड़कर, उसमें अगर एज ए एग्जामिनर काम करता है तो उससे जो उसे रेम्युनरेशन मिलेगा वो नहीं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। इसमें क्या आएगा कि सिर्फ वो किसी अदर देन दैट इंस्टीट्यूशन उसको उस एज ए एग्जामिनर बन के जाता है और उसे रेम्युनरेशन मिलता है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जुड़ जाएगा और इसमें उसके एक्सपेंसेस जो होंगे वो लेस हो जाएंगे। ऐसे ही रॉयल्टी इनकम की बात है। रॉयल्टी से जो इनकम मिलती है, अगर किसी एक व्यक्ति को, किसी ने बुक लिखी, उसकी रॉयल्टी मिल रही है, तो उसमें भी उसको ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड होगी, लेकिन उसमें भी हम एक्सपेंसेस ऐड कर लेस कर देते हैं। अगर एसएससी ने कोई एक्सपेंसेस किए हैं उसको लाने में, उसको या किसी व्यक्ति को दिए हैं, मतलब कोई से भी अगर कोई एक्सपेंसेस किए हैं रॉयल्टी इनकम में, मतलब इनकम इनकर्ड होने में, तो उसको माइनस कर दिया जाएगा। अदर एक्सपेंसेस जो आपके दे रखे हैं, अदर एक्सपेंसेस करें, अदर इनकम जो है, मैंने यहाँ पे इसलिए अदर लिखा क्योंकि आपको रिकॉल रहे कि सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी इनकम है। जैसे आप रॉयल्टी लेस एक्सपेंसेस आप समझ पा रहे हैं, वैसे ही और भी कई सारी इनकम है, उसको आप सिर्फ एक लाइन से ही समझ जाएंगे, वो बुक से समझिएगा। यहाँ जो टैक्स ट्रीटमेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड हैं, जिनको बहुत टैक्स ट्रीटमेंट में देखना है, वो चीज आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।